भीड़ के बीच मचे इस तांडव में चन्हो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। उसके सामने डोंग अकेले ही पूरे मॉन्स्टर्स के ग्रुप को गिरा रहा था, इतनी आसानी से जैसे ये कोई गेम हो। चन्हो के मन में सवाल उठा, क्या डोंग अब बी क्लास अवेकन हो चुका है? लेकिन वो तुरंत खुद को संभालता है, ये सोचने का वक्त नहीं है। उसकी नजर आसपास खड़े डरे हुए लोगों पर जाती है। डर का माहौल था, चीख पुकार, भगदड़ और हर तरफ केओस। चन्हो ने जोर से चिल्लाकर कहा। चन्हो बोला, मेरे पीछे आओ, मुझे पता है सीवर सिस्टम के जरिए एक सेफ रास्ता। लोग धीरे धीरे उसके पीछे चलने लगते हैं, लेकिन तभी चारों तरफ से मॉन्स्टर्स ने उन्हें घेर लिया। भीड़ सिहर उठी। एक छोटी बच्ची डर से कांपने लगी और रोने लगी, जैसे अब उसका अंत सामने हो। उसी पल चन्हो ने बिना सोचे समझे छलांग लगाई और बच्ची को बचा लिया। डोंग ने उस मौके का फायदा उठाया और सामने वाले मॉन्स्टर को खत्म कर दिया। वो हंसते हुए बोला। डोंग ने ताना मारा, तू बीच में आ क्यों रहा है? कहीं छिप जा, तू अभी भी खुले में खड़ा है। चन्हो ने कुछ नहीं कहा, वो तुरंत लोगों को इवैक्यूएट करने में लग गया। लोगों को सुरक्षित रास्ते पर ले जाने का काम उसने खुद संभाल लिया। उधर एक यंग व्लॉगर जोश में आकर डोंग की फाइट का लाइव स्ट्रीम चालू कर देता है। लोग स्क्रीन पर नजरें गड़ाए हुए थे। डोंग की ब्रेवरी देखकर हर कोई चीयर कर रहा था। तभी व्लॉगर अचानक चिल्लाया, डाइसोंग, पीछे देख। लेकिन देर हो चुकी थी। एक मॉन्स्टर ने डाइसोंग को उठाकर एक कार पर पटक दिया। जमीन हिल गई, आसपास का माहौल थमसा गया। व्लॉगर हंसते हुए कैमरे की तरफ देखता है। उसकी प्रायोरिटी सिर्फ व्यूज और कंटेंट थी। उसके लिए ये सीन एक वायरल वीडियो था। भीड़ जैसे तैसे सुअर में उतरकर भाग गई। चन्हो ने उस बच्ची को उसकी मां से मिलाया। मां ने उसे गले लगाते हुए रोते रोते माफी मांगी। एक आदमी ने चन्हो से पूछा। आदमी ने कहा, तू वापस जाने वाला है क्या? चन्हो कुछ नहीं बोल पाया, वो टॉन महसूस कर रहा था। उसका दोस्त बाहर अब भी मॉन्स्टर्स से लड़ रहा था। सीन कट होता है। अब हम डायसोंग को देखते हैं, जो पूरी तरह से मॉन्स्टर्स से घिर चुका है। एक मॉन्स्टर उसे देखकर मुस्कुराता है, रेडी टू अटैक। व्लॉगर डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसे लगता है डाइसोंग अब गया। पर तभी डाइसोंग ने बिजली की तरह मूव करके अटैक डॉज किया। उसने काम आवाज में कहा। डाइसोंग बोला, धन्यवाद, तूने मेरी थोड़ी माना वापस ला दी। बदले में मैं तुझे पेनलेस डेथ दूंगा। उसकी आवाज ठंडी थी, लेकिन अंदर आग जल रही थी। अगले ही पल डाइसोंग ने मॉन्स्टर्स को ऐसे खत्म किया जैसे वो कोई गेम खेल रहा हो। लाइव स्ट्रीम के व्यूअर्स कमेंट से भर जाते हैं। कोई कह रहा है क्लियर नहीं दिख रहा, कोई कह रहा है थोड़ा पास जा व्लॉगर। तभी एक व्यूअर नाम था स्लेयर ने 5 मिलियन वन डोनेट किया और बोला। स्लेयर ने कमेंट किया, अगर डाइसोंग की फाइटिंग का क्लियर शॉट मिला तो और 5 मिलियन दूंगा। व्लॉगर का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन डर ने उसके पैर जकड़ लिए। वो एक्साइटमेंट और डर के बीच फंसा था। डाइसोंग अब मॉन्स्टर्स की गर्दनें अपने पंच से उड़ा रहा था, लेकिन हर एक मूव उसकी माना को और कंज्यूम कर रहा था। तभी एक और व्यूअर ने कमेंट किया, एक्स्ट्रा पैसे ऑफर किए और कहा कि उसे व्लॉगर का ईमेल चाहिए। स्पॉन्सरशिप नोटिफिकेशंस की बारिश हो गई। व्लॉगर का चेहरा चमकने लगा, लेकिन हाथ कांप रहे थे। तभी एक और डोनेशन 20 मिलियन वन। व्यूअर ने लिखा, जो हीरो मॉन्स्टर से लड़ रहा है उसके बारे में डिटेल्स दो और पैसे मिलेंगे। अब स्टेक्स हाई हो चुके थे। एक तरफ डाइसोंग की फाइट और दूसरी तरफ एक लालची लेकिन डरपोक व्लॉगर की कैमरा कैद उम्मीदें। सीन कट होता है और कैमरा अब लाइव स्ट्रीम देख रहे कुछ खास व्यूअर्स पर जाता है। ये लोग आम नहीं, बड़े बड़े हॉटशॉट क्लैंस के लीडर्स हैं। डोंग की ताकत और उसकी स्टाइल देखकर पहले तो वो हंसते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनकी आंखों में गहरी दिलचस्पी झलकने लगती है। ये लड़का हमारे काम आ सकता है। अगर इसे रिक्रूट कर लिया तो हमारा क्लैन अनबीटेबल हो जाएगा। ऐसे ख्याल उनके दिमाग में दौड़ने लगते हैं। दूसरी ओर डाइसोंग ने इतने मॉन्स्टर्स को गिरा दिया कि अब बचे हुए कांपने लगे। लेकिन तभी उनका लीडर सामने आता है। वो अपने ही एक फॉलोअर को मार देता है और बिना किसी डर के डाइसोंग की तरफ बढ़ता है। उधर व्लॉगर का लालच अब कंट्रोल से बाहर हो चुका है। उसे अब बस व्यूज और पैसों की चमक दिख रही है। वो रिस्क लेने को तैयार हो जाता है। जैसे ही वो कैमरे को लेकर एक्शन के और पास जाता है, अचानक चान्हो सामने आ जाता है। चान्हो गुस्से में बोला, तू अभी तक भागा क्यों नहीं? उसके अचानक आने से व्लॉगर डर के मारे उछल पड़ता है। उसका फोन हाथ से छूटकर जमीन पर गिरता है। लाइव व्यूअर्स कमेंट से फट पड़ते हैं, लूजर, चिकन, रन अवे गाय। चान्हो उसे घसीटकर एक पास की बिल्डिंग की तरफ ले जाने लगता है, लेकिन व्लॉगर रेजिस्टेंस करता है। उसके दिमाग में सिर्फ पैसे और व्यूज चल रहे थे। तभी एक मॉन्स्टर उनके सामने आता है और अपने पैर से व्लॉगर का फोन कुचल देता है। शॉक में आकर व्लॉगर बेहोश हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो और मुसीबत में फंसता, डाइसोंग लाइटनिंग स्पीड से आता है और एक ही वार में उस मॉन्स्टर का सिर उड़ा देता है। बाकी बचे मॉन्स्टर्स भी जल्दी खत्म कर दिए जाते हैं। डाइसोंग अब चन्हो की ओर मुड़ता है। डाइसोंग ने पूछा, तू वापस क्यों आया, इतनी डेंजर के बाद भी? चन्हो की आंखों में चिंता थी। चन्हो बोला, मुझे तेरी बहुत फिक्र हो रही थी यार, मैं रुक नहीं पाया। डाइसोंग थोड़ा सा मुस्कराया और बोला। डाइसोंग बोला, क्या तू 20 मिनट इंतजार कर सकता है? मुझे एक जगह जाना है। चन्हो ने सिर हिलाया।
चन्हो बोला, चिंता मत कर, अब क्लान वाले भी आते ही होंगे। डेसोंग उसके चेहरे की कंफ्यूजन देखता है और कहता है। डासोंग बोला, मैं तुझे सब एक्सप्लेन करूंगा बाद में। वो जल्दी से पैंथियन के अंदर चला जाता है। चन्हो वहीं खड़ा रह जाता है, हैरान, सोच में डूबा कि डायसोंग अब खुद से गेट कैसे खोल पा रहा है और उसके साथ ये सब हुआ क्या है। पैंथियन के अंदर हमारा डीमन किंग अपना शरीर देखकर चिढ़ जाता है। इतनी छोटी फाइट में बॉडी की ये हालत पैथेटिक। वो बुदबुदाता है। एक पैनल खुलता है, उस पर लिखा होता है मना रिजर्व 10%। वो गुस्से में ऑप्शंस देखने लगता है, कोई तरीका जिससे वो अपनी एनर्जी जल्दी से रिस्टोर कर सके। तभी उसे पता चलता है अपनी ताकत वापस लाने के लिए उसे अपने जर्नल में लिखे अनुभवों को फिर से जीना होगा। हर ट्रायल के साथ मिलेगा उसे रिवॉर्ड। एक तेज डेजावू की लहर उसके अंदर दौड़ जाती है, वही जर्नल जिसने उसे नर्क में जिंदा रखा था। वो बिना रुके ट्रायल के लिए हाँ कर देता है। तभी एक जर्नल उसकी आंखों के सामने मटीरियलाइज हो जाता है और जैसे ही चैलेंज शुरू होता है उस बुक से एनर्जी की जबरदस्त लहरें निकलती हैं। सारे दर्दनाक पल वापस आने लगते हैं, उसकी सफरिंग, उसकी तड़प। जैसे ही जर्नल जलता है, सिर्फ यादें नहीं, एक कड़वा स्वाद भी पीछे छोड़ जाता है। अब एक नई डिटर्मिनेशन के साथ रूलर ऑफ हेल कमांड करता है, पेज 16 रिक्रिएट करो, 5 साल का नर्क फिर से जिया जाएगा। उधर अर्थ पर चन्हो व्लॉगर को एस्कॉर्ट करता है, जो अब थोड़ा होश में आता है और ऑकवर्डली सवाल पूछता है। व्लॉगर बोला, वो बैडास मॉन्स्टर फाइटर कहाँ गायब हो गया? चन्हो उसकी तरफ घूरता है। चन्हो बोला, कोई 20 मिलियन सिर्फ मेरे दोस्त की फोटो के लिए क्यों देगा? तुझे समझ आता है? व्लॉगर ऑकवर्ड हंस देता है, जैसे उसे कुछ नहीं पता। लेकिन तभी एक तेज आवाज गूंजती है, जमीन हिल जाती है। चन्हो ने ठंडी आवाज में कहा। चन्हो बोला, चुपचाप मेरे पीछे चल, और दोनों तेजी से उस डायरेक्शन में बढ़ जाते हैं। इवैक्यूएशन के दौरान चन्हो का फोन वाइब्रेट करता है। वो मैसेज पढ़ता है। उसके लीडर ने लिखा होता है कि वीकेंड होने की वजह से रीइंफोर्समेंट्स देर से आएंगे, जितनी जल्दी हो सके वहां से निकल जाओ। ये खबर सुनकर चन्हो के चेहरे पर चिंता साफ झलकती है। अब उसकी एक ही उम्मीद है कि उसका डीमन हंटर दोस्त जल्द वापस लौट आए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। उधर दूसरी डायमेंशन में हमारा हीरो खुद को फॉरेस्ट ऑफ प्रेडेटर्स में दोबारा जीता हुआ महसूस करता है। हल्की हवाएं उसके चेहरे को छू रही थी, लेकिन उस शांति में भी कुछ अनजाना डर छुपा था। तभी एक ग्लोइंग पैनल सामने आता है। मिशन 10 व्हाइट कोलोसी को सब्जुगेट करो, फॉरेस्ट के डिवाइन बीइंग्स। डीमन किंग को समझ नहीं आता कि उसके ओपोनेंट्स आखिर हैं कहां, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके सिर के ठीक ऊपर एक विशाल शैडो मंडरा रही है। एक जायंट रोबोट जिसकी आंखें लाल रोशनी से जल रही थी, टारगेट लॉक कर चुका था। अचानक वो एक तेज एनर्जी बीम छोड़ता है। हीरो समय रहते खतरा भाप जाता है और बाल बाल उस अटैक से बचता है। धुंध में से वो पहली बार व्हाइट कोलोसस राइचस को देखता है, एक मशीन जिसकी शक्ल देखकर कोई भी कहे अगर इसका कोई चेहरा है तो मां भी ना पहचान पाए। वो उस डिवाइन क्रिएशन को देख ही रहा था कि उसका हाथ ड्रिल जैसी स्पीड से उसकी ओर आता है। डीमन किंग बिना डरे अपने पंच से उसका मुकाबला करता है। उसका फौलादी घूंसा सीधा उस मशीन के चेहरे पर लगता है। व्हाइट कोलोसस कुछ कदम पीछे डगमगाता है, पर हार मानने वाला नहीं था। अचानक उसके फिंगर्स ब्लेड्स की तरह फैलते हैं और चारों तरफ से हीरो को घेर लेते हैं, लेकिन डीमन किंग एक के बाद एक मूव्स डॉज करता है। फिर वो सीधा एक जोरदार पंच उसके पेट पर मारता है, इतनी ताकत से कि पूरी डिवाइन मशीन टुकड़ों में बट जाती है। अब वहां सिर्फ धुआं, स्क्रैप और बीच में पड़ा एक रेड ग्लोइंग कोर बचा था। डीमन किंग उस कोर की तरफ देखता है और जानता है अगला चैलेंज यही है। दूसरी ओर अर्थ पर चान्हो और व्लॉगर किड एक रूफटॉप पर पहुंचते हैं, लेकिन वहां का नजारा उन्हें सन्न कर देता है। चारों ओर कटे फटे बॉडीज पड़े थे, खून से सनी जमीन। चन्हो को एक बुरी तरह जख्मी आदमी दिखता है जिसकी सांसें अब भी चल रही थीं। वो और व्लॉगर किड दौड़कर उसके पास जाते हैं। उस आदमी के होंठ कांपते हैं, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो, जैसे कोई वार्निंग दे रहा हो। चन्हो उसकी बात समझने की कोशिश करता है और जैसे ही वो पीछे मुड़ता है, वो खुद को एक जायंट गॉब्लिन मॉन्स्टर के सामने पाता है, हाथ में भारी वुडन क्लब, महज कुछ कदम की दूरी। व्लॉगर किड घबराकर कहता है। व्लॉगर बोला, हमें इस आदमी को मूव करना चाहिए, पर चन्हो कोल्ड एक्सप्रेशन में जवाब देता है। चन्हो बोला, अब इसका टाइम जा चुका है, कोई गलत मूव मत करना। किड कांपते हुए धीरे से पीछे मुड़कर उस मॉन्स्टर को देखता है और डर से उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। चान्हो उसे घूरते हुए कहता है। चान्हो बोला, अगर मरना नहीं चाहता तो होश में आ। उसी पल एक गगनभेदी दहाड़ के साथ वो जायंट मॉन्स्टर हवा में छलांग लगाता है, उनका खात्मा करने के लिए। लेकिन चलो अब वापस चलते हैं पैंथियन की ओर, जहां हमारा डीमन किंग उस रेड कोर को एनालाइज कर रहा है। उसे समझ आता है कि ये डिवाइन मशीन्स खुद को रीबिल्ड कर सकती हैं और हर बार पहले से ज्यादा ताकतवर और अडेप्टिव बन जाती हैं। एक एक पैनल उसके सामने खुलते जाते हैं, इस अनोइंग सिस्टम की डिटेल्स बताते हुए। वो तेजी से कोर की ओर बढ़ता है और एक जबरदस्त पंच मारता है, लेकिन कोर जेली जैसा रिएक्ट करता है, वो हमला नाकाम हो जाता है।
कोर अब 3% रिस्टोर हो चुका है और डीमन किंग उसके ऊपर जाकर लैंडिंग करता है। गुस्से में भरा वो एक और रेज फ्यूल्ड पंच मारता है, जिससे बस कुछ रेड लाइटनिंग की स्पार्क्स निकलती हैं। वो लगातार पावरफुल ब्लोज मारता रहता है, लेकिन कोर बिना रुके रिकवर करता रहता है। फिर जब रेस्टोरेशन 70% तक पहुंचता है, चारों तरफ अलार्म्स बजने लगते हैं। हीरो एक डिसाइसिव ब्लो देने ही वाला होता है कि तभी एक तेज लेजर बीम उसके पास से निकलती है। वो तुरंत पीछे मुड़ता है और उसे एहसास होता है वो पूरी तरह घिर चुका है। चारों तरफ से बाकी कोलोसी ने उसे सराउंड कर लिया है। चारों तरफ से हो रहा लेजर का हमला और वो किसी निंजा की तरह हर एक अटैक को चकमा देता हुआ अब इस खतरनाक हालात को समझ चुका है। लेकिन इससे भी बड़ी मुसीबत यह है, कोर अब 98% तक कंप्लीट हो चुका है। फिर भी नरक का राजा हार मानने वालों में से नहीं था। चारों तरफ से हो रहे बेकाबू अटैक्स के बीच केओस को चीरते हुए वो आखिरकार कोर तक पहुंच जाता है और बिल्कुल आखिरी सेकंड में उसे तबाह कर देता है। लेकिन अंदर से वो टूट चुका था। इस अनफेयर मुकाबले से परेशान होकर वो अपने पुराने बीते पलों को याद करने लगता है, शायद वहां कोई रास्ता हो। लेकिन तभी एक तेज सिरदर्द उसकी सोच को चीर देता है। शुक्र है थोड़ी सी किस्मत और थोड़ी सी प्लॉट आर्मर ने रोबोट्स का ध्यान उस पर नहीं जाने दिया। इस मौके का फायदा उठाकर जैसे ही पुरानी यादें उसकी आंखों में वापस आती हैं, वो एक प्लान तैयार करता है। इन गंदे मशीन्स को वो सबक सिखाएगा। दूसरी तरफ अर्थ पर चन्हो और वो व्लॉगर किड एक राक्षसी क्रीचर के साए में भाग रहे थे। बचने का सिर्फ एक तरीका था, अलग हो जाओ। दोनों अलग अलग दिशाओं में दौड़ते हैं ताकि वो मॉन्स्टर कंफ्यूज हो जाए कि किसका पीछा करे। उनका प्लान था वापस बिल्डिंग में घुस जाना, जहां वो हल्क का भयानक भाई दाखिल नहीं हो सकता। वो क्रीचर अपने विशाल हाथ से उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों फिसलकर अंदर घुस जाते हैं। थोड़ी देर की राहत मिलती है। मॉन्स्टर जब हार मानकर पीछे हटता है, चन्हो उस पल को पकड़ता है और जितनी तेजी से हो सके वहां से निकल जाता है। उधर हमारे हीरो की लड़ाई जारी थी। वो डिवाइन मशीन्स के बीच दौड़ता, कूदता, बचता, लेजर बीम्स के बीच से ऐसे निकलता जैसे हवा हो। उसका मकसद था जितना हो सके उतनी हलचल मचाना, ताकि सारे रोबोट्स का ध्यान उसी पर आ जाए। और जब ये काम हो जाता है, वो उन हेवनली बींग्स को अपने पीछे छोड़कर एक सुनसान जंगल की तरफ भागता है। वो वहां रुकता है और खुद को उनके निशाने पर रख देता है। जैसे ही सारे रोबोट्स अपने लेजर चार्ज करते हैं, तभी उनमें से एक गिर जाता है अपने घुटनों पर। बाकियों को परवाह नहीं होती, वो अपना अटैक तैयार रखते हैं। लेकिन तभी हमारा डीमन लॉर्ड एकदम कूल अंदाज में बैठता है और उन ब्रेन डेड मशीन्स को एक मिडिल फिंगर दिखाता है। अगले ही पल एक के बाद एक रोबोट गिरने लगते हैं, क्योंकि अब असली कारण सामने आता है, स्वॉम्प वेल। जंगल की जमीन से एक विशाल जबड़ा निकलता है और वो डिवाइन मशीन्स को एक एक करके निगल जाता है। हमारा हीरो चुपचाप दर्द भरी यादों में खोया ये सब दूर से देखता है। उसके लिए ये लड़ाई खत्म हो चुकी है। सिस्टम विंडो चमकता है, चैलेंज कंप्लीट। अब उसे मिलते हैं नए रिवॉर्ड्स, बूस्टेड फिजिकल एबिलिटीज और डैगर ऑफ जजमेंट। जैसे ही वो वेपन सामने आता है, वो उसकी स्पेशल एबिलिटी को गौर से देखता है। सिस्टम बताता है ये डैगर एक रिमोट कंट्रोल्ड एयरप्लेन की तरह काम करता है, पूरे 100 मीटर के रेडियस में। अब ये तो बर्थडे गिफ्ट से भी ज्यादा कूल है। वो अपने नए हथियार को टेस्ट करता है और फिर फैसला करता है अब वापस अर्थ लौटने का वक्त है। सीन कट होता है एक न्यूज ब्रॉडकास्ट पर। वो फुटेज चल रही है जब गेट पहली बार खुला था। एंकर उदास लहजे में फ्रैक्चर के बारे में बताता है, जिसने कई जिंदगियां छीन ली। वो एक पेल से दिखने वाले प्रोफेसर से बात करता है, जो उस अंकल जैसा लगता है जो हर बर्थडे पार्टी में पॉलिटिक्स घुसेड़ देता है। प्रोफेसर पूरी अवेकनर्स एसोसिएशन पर आरोप लगाता है कि ये सब उनकी गलती है। वो कहता है जब हंटर्स की कमी है तब ये लोग छुट्टियों पर हवाई घूमने चले जाते हैं। फ्रैक्चर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये ड्यूटी पर हैं या वेकेशन पर। वो एसोसिएशन को जिम्मेदार ठहराता है। अब सीन कट होता है, एक आदमी मान बन बांधे हुए अपने फोन पर वही न्यूज देख रहा है। प्रोफेसर की बात सुनकर वो चिढ़ जाता है। वो कहता है एसोसिएशन वाले पीनट्स में काम करते हैं, असली पैसा तो क्लैंस में है। उसके पास बैठा टीम लीडर उसके ताने सुनता है और कहता है, टीम लीडर बोला अभी रिजल्ट पर फोकस कर, नहीं तो जॉब चली जाएगी। कमरा शांत था, लेकिन तभी टीवी पर एक ब्रेकिंग न्यूज फ्लैश होती है। एक अकेले अवेकनर ने डिजास्टर साइट पर सारे मॉन्स्टर्स को हरा दिया है। व्लॉगर बॉय और चन्हो जल्दी से एक कमरे में छिप जाते हैं, डर और उम्मीद के बीच फंसे हुए एक रेस्क्यू स्क्वाड का इंतजार करते हुए। तभी अचानक जोर जोर की आवाजें पूरे कमरे को हिला देती हैं। दोनों डरते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन कुछ समझ पाते इससे पहले ही छत भरभराकर गिर जाती है। डर से उनकी सांसें रुक जाती हैं। लेकिन जैसे ही धूल हटती है, सामने खड़ा होता है डेसंग, भूखा प्यासा मगर पूरी शान से उस एक्स्ट्रा लार्ज हल्क मॉन्स्टर की कटी हुई लाश पर खड़ा। चन्हो खुशी से चिल्ला उठता है, वो आया है, वो सच में आया है।
जब सबसे ज्यादा जरूरत थी तब अपने दोस्त को देखकर उसकी आंखों में उम्मीद लौट आती है। देसंग के चेहरे पर थकान है लेकिन मुस्कान भी। वो शांत दिखने की कोशिश करता है। चेन्हो धीरे से पूछता है। चेन्हो बोला, तू ठीक है ना? देसंग दर्द में कराते हुए सिर्फ एक बात कहता है। देजुंग बोला, कुछ मीट बना दे, भूख लग रही है। दोनों दोस्त उसे ऐसे देखते हैं जैसे उनका दिमाग फटने वाला हो। इतनी तबाही के बीच बर्गर खाने की तलब। लेकिन जब चिकन नहीं मिलता तो हमारा डीमन कॉर्निशर मॉन्स्टर के मीट को घूरते हुए सोचता है, क्या ये खाने लायक है? और फिर वो खाने लग जाता है। व्लॉगर बॉय और चेन्हो की हालत देखकर लगता है जैसे वो उल्टी करने ही वाले हों। उसी वक्त एक सोल्जर वहां पहुंचता है। व्लॉगर बॉय को लगने लगता है कि उसकी जान बच जाएगी, लेकिन सोल्जर देजंग की तरफ देखता है और आंखों में इज्जत और डर लेकर कहता है। सोल्जर बोला, धन्यवाद, आपने तो। और फिर जैसे ही सोल्जर को समझ आता है कि देसंग मॉन्स्टर की आंतें खा रहा है, चेन्हो फौरन कूदता है। चेन्हो बोला, वो मेरा दोस्त है, चल बाद में खा लेना। चेन्हो सोल्जर को अपनी क्लान आईडी दिखाता है। आईडी देखकर सोल्जर का रवैया एकदम बदल जाता है। अब वो एस्कॉर्ट देने को तैयार है। दूसरी तरफ मैन बन वाला बंदा दूर किसी और साइड पर उल्टी कर रहा होता है। मॉन्स्टर की हालत देखकर उसकी हालत भी खराब हो गई थी। टीम लीडर गुस्से में चिल्लाता है। टीम लीडर बोला, सर्वाइवर्स ढूंढो, जमीन पर कीड़े की तरह पड़े मत रहो। मानबन बंदा किसी तरह एक सोल्जर को पटा लेता है। कहता है कि वो एक एसोसिएशन हंटर है, इसलिए रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जा सकता है। टीम लीडर मॉन्स्टर की बुरी हालत देखकर सोचता है, आखिर कौन है वो राक्षस जिसने ये सब किया? सीन बदलता है। अब चेन्हो की गाड़ी में देसंग और उसका बेस्ट फ्रेंड बैठे हैं। चेन्हो उसे अपने अपार्टमेंट चलने को कहता है, लेकिन देसुंग कहता है। देसंग बोला, मुझे अपने घर जाना है, फैमिली को देखना है। चेन्हो समझाता है। चेन्हो बोला, तू जिस हालत में है तुझे देखकर तेरी फैमिली डर जाएगी। देसंग खुद को शीशे में देखता है, थोड़ी देर सोचता है और फिर तय करता है कि फोन कॉल से काम चलाएगा। दोनों फिर जाते हैं फ्राइड चिकन खाने, लेकिन इस बार साफ सुथरे होकर। चेन्हो का अपार्टमेंट देखकर देसंग दंग रह जाता है। इतना लग्जूरियस घर। डिनर टेबल पर बैठकर वो अपने दोस्त से पूछता है, इतने पैसे कहां से आते हैं? चेन्हो हंसते हुए कहता है। चेन्हो बोला, हंटर्स पागल पैसे कमाते हैं, पर सच बोलूं ये सब स्कैमर्स हैं। जितना पैसा मिलता है उतना डिजर्व नहीं करते। देसंग पूछता है। देसंग बोला, मैं हंटर बन सकता हूं क्या? चेन्हो उसे गौर से देखता है और फिर कहता है। चेन्हो बोला, तेरे पास जो पावर है अप्रेजल करवा ले तो रैंक से कम नहीं होगा। देसंग थोड़ा कंफ्यूज होता है। देसंग बोला, रैंक? चेन्हो समझाता है, बेटर रैंक मतलब बिगर क्लान्स और ज्यादा पैसा। देसंग उत्सुक होकर पूछता है। देसुंग बोला, ए से ऊपर भी कुछ है? चेन्हो मुस्कुराता है। चेन्हो बोला, हाँ, दुनिया में सिर्फ 5 लोग हैं एस रैंकर्स, 200 मिलियन अवेकन में सिर्फ 5। फिर मजाक में कहता है। चेन्हो बोला, तेरा सपना मत पालना एस रैंक बनने का। चेन्हो उसे समझाता है कि ए रैंक होना भी काफी बड़ी बात है, लेकिन वो फिर पूछता है, माइनस क्या हमारा हीरो वाकई हंटर बनने वाला है? हीरो हाँ में जवाब देता है और चेन्हो वादा करता है कि वो उसकी हर तरह से मदद करेगा। दोनों भाई खुशी में टकराकर ड्रिंक करते हैं। सीन कट होता है माइनस एक फैंसी रेस्टोरेंट में कुछ गैंगस्टर्स खाना खा रहे हैं। एक अजीब सा लंबा बालों वाला आदमी सामने बैठे गंजे गैंगस्टर को अपनी ही बात बार बार दोहरा रहा है। गंजा गैंगस्टर बुरी तरह डरा हुआ है। लंबे बालों वाला आदमी फिर से कहता है। लॉन्ग हेड मैन बोला, क्या मैं सही हूं? क्या वाकई पूरा ऑर्गेनाइजेशन उस एक हुड पहनने वाले लड़के ने तबाह कर दिया? फिर वो शांति से अपने होठों को पोंछते हुए मजाक करता है। काफी शर्म की बात है। उसके सामने बैठा ब्राउन हेयर वाला आदमी जो हुंगमा क्लान का मैनेजर है, उसका नाम है ली सियाकू। वो उठता है और गंजे आदमी से पूछता है। सियाकू बोला, तो तू भागकर मेरे पास क्यों नहीं आया? क्यों चुपचाप सब देखता रहा? गंजा आदमी, जिसे लोग बल्डी कहते हैं, बुरी तरह कांपते हुए माफी मांगता है। सियाकू का चेहरा बेहद खौफनाक हो जाता है। वो बल्डी के कंधे पर हाथ रखकर धीरे से पूछता है, क्या तू इसलिए कांप रहा है क्योंकि वो लाश तेरे सामने पड़ी है? बल्दी की हालत और भी खराब हो जाती है। डर से उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। सियाकू उसके सिर पर हाथ फेरता है। मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए, जो पैसा तुमने चुराया है वो साफ कर देता है कि उसे गैंग का छुपा हुआ स्टैश भी चाहिए। लेकिन बल्दी डर से चुप हो जाता है, कुछ नहीं कहता। तभी सियाकू शांति से उसका फैसला कर लेता है। फिर लंबे बालों वाला आदमी एक पल को पीछे हटता है और कहता है कि वो बल्दी की बातों पर भरोसा करता है। बल्डी सिसकते हुए शुक्रिया बोलता है, लेकिन अगले ही पल सियाकू के हाथ में पकड़ा हुआ बल्डी का सिर फट जाता है। रक्त की फव्वारे जैसी धार उठती है, लेकिन सियाकू बिना कोई भाव दिखाए अपने टैबलेट पर ध्यान देता है। वो देसुंग की तस्वीर दिखाते हुए एक परछाई में खड़ी औरत को ऑर्डर देता है। सियाकू बोला, इसे ढूंढो और खत्म करो। कट टू, हमारे लड़के की कहानी वापस शुरू होती है। वो अब हंटर्स एसोसिएशन पहुंच चुका है।
चन्हो उसे कहता है कि उसे अवेकनिंग टेस्ट देना चाहिए। जब वो हल्के में लेता है तो चन्हो उसे टोकता है। चन्हो बोला, फॉर्मल बात कर, वरना सबके सामने आउटसाइडर लगेगा। चन्हो बिल्कुल किसी डैड की तरह नर्वस है, जैसे अपने बेटे के रिजल्ट का इंतजार कर रहा हो। वो कहता है, टेस्ट का रिजल्ट आते ही मुझे मैसेज कर देना। हमारा लड़का गेट की तरफ बढ़ता है। वहां और भी अजीबोगरीब लोग हैं जो टेस्ट देने आए हैं, लेकिन वो किसी से प्रभावित नहीं होता। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज है, पेचेक। वो सीधे लैब नंबर 3 की तरफ बढ़ता है और वेटिंग लाइन में अपनी बारी का इंतजार करने लगता है। तभी वो अपने फोन पर माँ का मैसेज देखता है। माँ ने लिखा, तू घर कब आएगा? वो जवाब देता है, शावर लेकर आऊंगा। धीरे धीरे माँ फिर पूछती है, खाना खा रहा है ना? ये पढ़कर उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है और अब वो घर जाने के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड है। लेकिन तभी क्लर्क उसे बुला लेती है। एक बूढ़ा आदमी जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। बूढ़ा चिल्लाया, मैं अवेकेंड हूं, ये मशीन गलत है। क्लर्क उसे समझाती है कि मशीन ठीक है, लेकिन वो मानता नहीं। वो दावा करता है कि उसका अचानक गंजा हो जाना अवेकनिंग का प्रूफ है। बाकी सभी लोग जो पहले अनॉयड थे अब हंसने लगते हैं, लेकिन बूढ़ा नहीं मानता। वो कहता है, मैं तब तक नहीं हटूंगा जब तक मेरी बात नहीं मानी जाती। हमारा लड़का तंग आकर उसके सिर को पकड़ लेता है और अपनी ऑरा से सबको चौंका देता है। बूढ़ा फिर भी मानने को तैयार नहीं होता। एक हंटर सामने आता है और कहता है, हंटर बोला, चलो मैं खुद चेक करता हूं। जैसे ही वो अपनी हथेली और पर रखता है, उसमें हरा स्पार्क होता है और रिजल्ट आता है सी रैंक। बूढ़ा अब बुरी तरह शर्मिंदा होता है। क्लर्क मुस्कुराते हुए उसे बाहर का रास्ता दिखाती है, लेकिन वो अभी भी डिनायल में बड़बड़ा रहा होता है। हमारा लड़का ये सब देखकर हल्का क्रिंज करता है। अब बारी आती है उसके टेस्ट की। क्लर्क एक दूसरी क्लर्क से कहती है। क्लर्क ने कहा, मुझे लग रहा है आज का टॉप रैंक यही लड़का निकलेगा। इसकी ऑरा बहुत स्कैरी है। लेकिन वो उसकी बातों को हल्के में लेकर सिर पर हल्का सा बॉन्क कर देता है। हंटर एसोसिएशन के टेस्ट रूम की तरफ बढ़ते हुए हमारे हीरो को उस प्यारी क्लर्क लेडी का पूरा सपोर्ट मिलता है। जैसे ही डेजोंग मोनोमीटर के पास पहुंचता है, एकदम से कोरियन हंटर एसोसिएशन के अंदर हलचल मच जाती है। हर तरफ हड़कंप है और उस ब्रांच के मैनेजर को लगातार अर्जेंट कॉल्स आने लगते हैं। फोन पर उन्हें सीधा इंस्ट्रक्शन मिलता है, एग्जामिनेशन रूम 3 6th फ्लोर पर तुरंत पहुंचिए। मैनेजर को कुछ गड़बड़ लगती है। वो मन ही मन सोचता है, क्या कहीं कोई छठा एस रैंक हंटर जाग गया है? लेकिन फिर खुद ही इस सोच को बकवास मानकर झटक देता है। वो तेजी से 6th फ्लोर की तरफ बढ़ता है और एग्जामिनेशन रूम 3 के बाहर पहुंचते ही देखता है कि वहां तो भीड़ पहले से जमा है। भीड़ को चीरते हुए वो कमरे के अंदर घुसता है और फिर जो देखता है उसे देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। क्रिस्टल मीटर और पूरी तरह से टूट चुका होता है, ऐसे जैसे किसी अंडे का शेल फट गया हो। मैनेजर का चेहरा चिंता से भर जाता है। वो तुरंत अपने स्टाफ से एक्सप्लेनेशन मांगता है। स्टाफ बताता है कि एक आदमी डेसंग ने क्रिस्टल बॉल पे हाथ रखा था टेस्ट के लिए। पहले तो ऑर्ब के अंदर की कलर्स अजीब तरह से फ्लिकर कर रही थी, फिर अचानक एक जोरदार धमाके के साथ ऑर्ब फट गया और स्मोक चारों तरफ फैल गई। स्टाफ और बाकी सब लोग कंफ्यूजन में पड़ गए। मैनेजर गुस्से से भरा हुआ कहता है कि शायद मीटर में ही खराबी होगी, लेकिन स्टाफ उसे याद दिलाता है कि 3 अलग अलग क्रिस्टल मीटर्स इस्तेमाल किए गए थे और तीनों के साथ यही हुआ। ये सुनकर मैनेजर भी समझ जाता है कि मामला नॉर्मल नहीं है। अब उसे यकीन हो जाता है ये कोई टेक्निकल खराबी नहीं है। उधर डायसोंग डर रहा है, कहीं मुझसे इन तीनों टूटी हुई क्रिस्टल बॉल्स की भरपाई ना मांग ले। मैनेजर की तरफ देखता है और रिजल्ट्स के बारे में पूछता है। मैनेजर कंफ्यूजन में पड़ जाता है। वो डेसोंग को बताता है कि अगर हम और भी मीटर्स इस्तेमाल करेंगे तो शायद वो भी फट जाएंगे। ये पहली बार है जब ऐसा कुछ हुआ है, इसलिए हमें अब बॉर्डरलाइन जजमेंट लेना पड़ेगा। मैनेजर आगे बताता है कि नॉर्मली तो लाइसेंस टेस्ट सिर्फ रैंकिंग प्रोसेस का एक हिस्सा होता है, लेकिन डायसोंग के केस में वही सिर्फ एक डिसाइडिंग फैक्टर होगा। डायसोंग को अभी भी भरोसा नहीं हो रहा। वो पूछता है, क्या सिर्फ लाइसेंस टेस्ट के बेसिस पर मुझे सही रैंक मिलेगा? तभी एक स्टाफ मेंबर आगे आता है और पूरी टेस्ट सिस्टम को डिटेल में समझाता है, जिससे डेजोंग को थोड़ी तसल्ली मिलती है। अब टेस्ट की डेट तय हो गई है। डीमन लॉर्ड यानी डायसोंग बस चुपचाप सिर हिलाता है और वहां से निकल पड़ता है। मैनेजर वहीं खड़ा अब भी सोच में डूबा हुआ है कि आखिर ये सब क्या हुआ। उधर वही क्लर्क लेडी जिसने पहले क्रिस्टल बॉल के मैकेनिज्म की बात की थी, एक थियोरी देती है। वो कहती है, हो सकता है क्रिस्टल बॉल एक सर्टेन लेवल के बाद की पावर को नाप ही ना पाता हो। मैनेजर थोड़ा और इंट्रीग्ड हो जाता है। वो पूछता है, क्या तुम कहना चाह रही हो कि डेसंग का पावर ट्रिपल एस रैंक के बराबर है? क्लर्क लेडी धीरे से सिर हिलाकर हामी भरती है। लेकिन एक और एम्प्लॉय हंसते हुए बोल पड़ता है, इस दुनिया में कुछ भी पॉसिबल है, लेकिन ट्रिपल एस? सीरियसली? सीन कट होता है। अब डायसोंग हंटर एसोसिएशन की बिल्डिंग से बाहर निकल रहा है। उसका चेहरा शांत है, लेकिन अंदर बहुत कुछ चल रहा है। उसी वक्त उसका फोन बजता है। कॉलर उसका दोस्त चन्हो। डेसोंग फोन उठाता है और बताता है, मुझे फिलहाल बॉर्डरलाइन स्टेटस दिया गया है।
चान्हो को कुछ समझ नहीं आता। वो पूछता है, क्या मीटर अटक गया था या कुछ ग्लिच हो गया? डेसोंग हंसते हुए कहता है, नहीं, मीटर टूटा 3 बार। चान्हो, जो डेसोंग के नेचर को अच्छे से जानता है, मजाक में बोलता है, तूने कुछ गड़बड़ तो नहीं की ना? लेकिन फिर खुद ही हंस देता है। आइडिया से ऐसा लग रहा था जैसे ये सब मुमकिन ही नहीं था। डेसोंग ने चान्हो को यकीन दिलाया कि उसने सारी इंस्ट्रक्शंस ध्यान से फॉलो की थीं, जैसे बताया गया था। उसने मीटर पर हाथ रखा था। चान्हो ने तुरंत पलटकर कहा कि उसे पहले से ही गट फीलिंग थी कि कुछ तो अजीब होने वाला है। डेसोंग वादा करता है कि वो एग्जाम के बारे में बाद में सारी डिटेल्स बताएगा और इसके साथ ही कॉल खत्म हो जाती है। लेकिन कॉल खत्म होते ही डेसोंग की शैतानी सेंसेस एक्टिव हो जाती हैं। उसे दूर कहीं एक स्नाइपर की मौजूदगी का एहसास हो जाता है, जिसकी उंगली पहले से ही ट्रिगर पर होती है और निशाना उसी की तरफ होता है। वो स्नाइपर लड़की बुदबुदाती है कि डेसोंग ज्यादा ताकतवर तो दिख नहीं रहा। उसे पूरा भरोसा है कि एक गोली ही काफी होगी उसे खत्म करने के लिए। लेकिन जैसे ही वो ट्रिगर खींचने वाली होती है, उसे कुछ गलत महसूस होता है और वो चौंक जाती है। उसे एहसास होता है कि उसकी मौजूदगी पकड़ी जा चुकी है, जो आज तक कभी नहीं हुआ था। डेसोंग अपने माथे की ओर इशारा करता है, चेहरा गुस्से से भरा हुआ, और कहता है, जरा देख ले। स्नाइपर लड़की डर जाती है, क्योंकि न सिर्फ उसे किसी ने देख लिया है, बल्कि अब डेसोंग की आवाज भी उस तक पहुंच रही है, इतनी दूरी से। वो डर के मारे कांपने लगती है, लेकिन खुद को समेटकर ट्रिगर दबाती है। एक धमाका होता है। स्नाइपर को यकीन होता है कि उसने अपना निशाना सही लगाया है। लेकिन जैसे ही धुआं हटता है, डेसोंग वहीं खड़ा होता है, बिल्कुल सही सलामत। ऑरा बुलेट भी उस पर बेअसर रही। अब डर से घबराकर वो भागने की सोचती है, पर जैसे ही वो पीछे मुड़ती है, डेसोंग की डैगर उसके पैर में आ घुसती है। वो गिर जाती है। जैसे ही वो अपना चेहरा उठाती है, उसका टारगेट उसके सामने खड़ा होता है, किसी हॉरर मूवी के सीन की तरह। डेसोंग ब्लफ करता है, कहता है कि गोली उसके सिर पर लगी थी, पर उसे मार नहीं सकती। स्नाइपर लड़की तेजी से अपनी गन निकालती है और उस पर तान देती है। पूछती है, तू है कौन? डेसोंग शांत आवाज में जवाब देता है, मैं नर्क से आया हूं। लड़की ये बात मान नहीं पाती। डर और उलझन से भरी वो ऑरा बुलेट्स की बरसात कर देती है। लेकिन अगले ही पल डेसोंग उसके पीछे प्रकट हो जाता है। उसे हैरानी होती है, क्योंकि उसे यकीन था कि वो गिर चुका था, लेकिन अब फिर सामने खड़ा है। वो लड़की का गला पकड़ता है, उसे दीवार पर पटक देता है। डेसोंग अपनी शक्ति से उसे एक डेमोनिक चिपचिपी चीज में लपेट देता है, जिससे लड़की डर के मारे बेहोश हो जाती है। वो साफ करता है कि उसका इरादा उसे मारने का नहीं है। वो बुलेट्स उठाता है और उसके बैग में कुछ क्लूज ढूंढता है। फिर वो बुलेट्स उसके सिर पर रखता है, जिससे लड़की होश में आ जाती है। पसीने से लथपथ वो चीख उठती है, क्योंकि डेसोंग की बुलाए हुए क्रीचर के हाथ उस तक पहुंचते हैं। अब डेसोंग एक गैंग लीडर की तरह बोलता है, धमकी देता है, अगर जिंदा रहना चाहती हो तो चुपचाप सवालों के जवाब दो। जब वो लड़की के बैग में फैमिली फोटोज देखता है, तो वो पूछता है, किसने भेजा तुम्हें मुझे और मेरे परिवार को मारने? वो घबरा जाती है। होंगमा क्लान के बारे में कुछ नहीं बता सकती थी, लेकिन फिर उसे एक गैंगस्टर याद आता है जो गायब हो गया था। वो चालाकी से नाम लेती है, किम सेयोंग यून ने भेजा था। वो वही नूब है जिसे डेसोंग ने कुछ समय पहले प्राइवेट लोन ऑर्गेनाइजेशन में पीटा था और उसका सेफ लूट लिया था। उसकी लोकेशन के बदले उसने उसका नाम दिया। वो लड़की अब अपनी रिहाई की गुहार लगाती है, लेकिन डेसोंग एक बुलेट उसकी शोल्डर में मार देता है। वो चीखते हुए कहती है, मैंने सब कुछ बता दिया। उसने सब कुछ बता दिया था। हमारा लड़का अब भी गैंगस्टर की तरह बात कर रहा था। उसने कहा कि एक कातिल का इतनी आसानी से सारी जानकारी दे देना बहुत ही शक पैदा करता है। डर से पूरी तरह भीगी हुई वो लेडी समझ गई कि उसने जल्दबाजी में एक बड़ी गलती कर दी है। डेसोंग एक बार फिर शांति से पूछता है कि आखिर किसने उसे मारने का हुक्म दिया था, लेकिन वो सोचती है कि अब तो वो फेल हो चुकी है और अगर किसी तरह बच भी गई तो होंगमा क्लैन का वो साइको हेड उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मरना अब उसे तय लगता है। वो जोर से चिल्लाकर कहती है कि मैं 1000 बार पूछने पर भी ये बात नहीं बताऊंगी और आत्महत्या की कोशिश करती है। मगर उससे पहले ही डेसोंग गोली चला देता है। एक जोरदार धमाके के साथ उसकी छाती में बड़ा सा छेद हो जाता है। वो महिला खून थूकती हुई जमीन पर गिरती है, मर चुकी थी। डेसोंग चिढ़ जाता है। उसे गुस्सा आता है कि वो ये नहीं जान सका कि इसके पीछे कौन था। अब वो उस लाश को देखता है और सोचता है कि इसे कैसे ठिकाने लगाया जाए। उसे एक पुराना आइटम याद आता है जो शायद काम आ सकता था, मगर उसे इस्तेमाल करने का मन नहीं होता। वो अपना जर्नल पलटने लगता है, यादों में कुछ सुराग ढूंढता है। 134 पन्नों को स्कैन करने के बाद वो पैंथियन नाम की एक जगह पर पोर्टल खोलता है। उसे पता था कि ये एरिया बंद था गेट फ्रैक्चर की वजह से, बट स्टिल वो रिस्क लेता है। वो लाश को एक नीले कपड़े से ढककर पैंथियन में दाखिल होता है। वहां पहुंचते ही सिस्टम से रिक्वेस्ट करता है कि जर्नल के 134वें पेज को फिर से दिखाया जाए, जिसमें सोल प्रिजन की जानकारी थी। उसे याद आता है कि सोल प्रिजन एक भयानक हथियार था जो नरक के 15 शासकों में से एक गोस्ट किंग का मुख्य हथियार था। उसे उस लड़ाई की भी याद आती है जब वो इसे हासिल करता है। ये एक ऐसा आर्टिफैक्ट था जो खून से एक्टिवेट होने पर मरे हुए को बुला सकता था।
हालांकि जब डेजोंग ने पहले इसका इस्तेमाल किया था तब जो कमांडर बुलाया गया था वो बहुत कमजोर निकला, काम का नहीं। अब जैसे ही 67वें वर्ष का 198वां दिन दोबारा क्रिएट होता है, डेजोंग सोचता है कि शायद ये आइटम लाशें हटाने में काम आ जाए। वो अब रिवर ऑफ द डेड के सामने खड़ा था। उसे याद आया कि गोस्ट किंग की टेरिटरी इस नदी के उस पार है। पिछली बार जब वो यहाँ आया था तो वहां एक नाव थी जिससे नदी पार की जा सकती थी, लेकिन इस बार कुछ भी नहीं था। वो तैरकर पार करने का सोचता है, लेकिन उसे याद है कि इस पानी में एक बार भी डुबकी लगाने से इंसान का शरीर मिट जाता है। तभी उसका क्वेस्ट शुरू होता है। आसमान से दिखने वाले छोटे छोटे स्वर्गीय कीड़े, जिन्हें हेवनली इंसेक्ट्स कहते हैं, उसकी ओर आने लगते हैं। इनकी प्रजाति का नाम था राइचस व्हाइट पिलर्स। ये कीड़े जहरीला स्लज फेंक रहे थे उसकी तरफ। डेजोंग उनके अटैक को बड़ी सफाई से डॉज करता है और सोचता है क्या इन सबको मारने से कोई नाव मिलेगी। फिर वो अपनी तलवार निकालता है और एक कीड़े को काट देता है। वो कीड़ा मरते ही जहर के बम बनकर फट जाता है। अब डेजोंग ने फैसला किया कि डॉज नहीं करेगा। वो एक छोटा बैरियर बनाकर सारे अटैक्स रोक देता है, लेकिन ये सब उसे बहुत बोरिंग लगता है। इतने सारे कीड़ों को एक एक करके मारना बहुत स्लो था, इसलिए वो अचानक तेजी से आगे बढ़ता है और सारे कीड़ों को एक ही बार में काट डालता है। क्वेस्ट पूरा होने पर उसे 50% इंप्लीमेंटेशन रेट और एक आर्मर मिलता है जिसका नाम था वर्मिन्स ब्लेसिंग। इस आर्मर की स्पेशलिटी थी यूजर को मृत ऊर्जा से पूरी तरह इम्यून बना देता है। इसका मतलब अब वो शायद उस नदी में तैर सकता था। वो नदी पार करने के लिए जैसे ही तैरना शुरू करता है, एक नोटिफिकेशन सामने आता है। आपके तैरने की कला को पैंथियन के डेमन बीस्ट ने सराहा है। वे माफी चाहते हैं कि वो आपकी और मदद नहीं कर सके। ये सुनते ही डेजोंग और चिढ़ जाता है। गुस्से में पानी को चीरता हुआ वो आखिरकार गोस्ट किंग की टेरिटरी में पहुंचता है, लेकिन वहां कुछ नहीं होता जो वो उम्मीद कर रहा था। अनडेड कासल गायब हो चुका था पूरी तरह से। एक और नोटिफिकेशन सामने आता है। डेमन बीस्ट को खेद है कि किला अब मौजूद नहीं है। अब तो डेजोंग के सब्र का बांध ही टूट जाता है। वो सोचता है शायद कुछ साइड क्वेस्ट्स पूरी करने से वो किला फिर से सामने आ जाए। उसी वक्त एक लंबी अजीब सी संरचना हेवनली ओबेलिस्क प्रकट होती है जिसके नीचे एक गेट होता है। तभी एक सिस्टम विंडो खुलती है। कृपया 2 घंटे के अंदर 1000 हेवनली क्रीचर्स को मारिए। क्वेस्ट शुरू हो चुका है। डेजोंग जैसे ही आगे बढ़ता है, एक विशाल मॉन्स्टर सामने आता है। उसे देखकर वो समझता है कि ये कोई कमांडिंग जनरल है। वो गुस्से में चिल्लाता है, अपने डेमन लॉर्ड के सामने घुटनों पे आओ। पर तभी एक और नोटिफिकेशन आता है। इस डेमन बीस्ट्स को खेद है कि उनके साथियों ने विश्वासघात किया है। मॉन्स्टर्स उस पर टूट पड़ते हैं। डेजोंग उन्हें मारता है, लेकिन गौर करता है कि उनमें कोर ही नहीं है। वो सोचता है कहीं ये ओबेलिस्क की तो वजह नहीं है। वो तुरंत ब्लड न्यूट्रलाइजेशन एक्टिवेट करता है और एक हाफ ह्यूमन हाफ डीमन रूप में बदल जाता है। उसकी ताकत 300% तक बढ़ जाती है। अब वो हवा से बात करता है, तेजी से दौड़ते हुए कई जनरलों को काट गिराता है। ओबेलिस्क के पास पहुंचकर वो तय करता है कि अंदर से इसे नष्ट करना ही बेहतर होगा। वो गेट में घुसता है और जो भी सामने आता है कुछ ही सेकंड्स में मार गिराता है। पूरी संरचना ढह जाती है और वो रहस्यमयी कोरलेस डेमन्स हवा में गायब हो जाते हैं। सेकंड क्वेस्ट कंप्लीट। सोल प्रिजन की इंप्लीमेंटेशन रेट पूरी हुई। अब उसे 2 ऑर्ब्स मिलते हैं, -1 पर्पल और 1 ऑरेंज। वो पहले पर्पल ऑर्ब उठाता है, ये वही हथियार है जिसकी उसे तलाश थी। इसमें 3 शक्तियां होती हैं। -1 मरे हुए को कैद करना, 2 उसे पुनर्जीवित करना, 3 उसकी यादों में झांकना। लेकिन एक निराशा थी, वो एक वक्त में केवल 20 आत्माएं ही कैद कर सकता था। अब वो ऑरेंज ऑर्ब उठाता है, रून ऑफ एक्सपेंशन, जिसे सोल प्रिजन में समाहित करते ही उसकी क्षमता बढ़कर 100 सोल्स हो जाती है। अब वो संतुष्ट था। क्वेस्ट पूरी हो चुकी थी। डेजोंग पैंथियन से निकलने की तैयारी करता है, लेकिन तभी डेमोनिक बीस्ट्स एक और मैसेज भेजते हैं, कृपया सावधान रहें। वो इन्हें फिर से नजरअंदाज करता है। एक गोल्डन पैनल खुलता है, लेकिन डेजोंग उसे बंद कर देता है। बेकार का झंझट है। वो पैंथियन से बाहर निकल जाता है। जहां उसने स्नाइपर लेडी की लाश छोड़ी थी, वहां अब कुछ नहीं था। वो सोचता है, लाश खुद से चल तो नहीं सकती, या क्या? थका हारा वो घर लौटता है। जैसे ही अंदर आता है, उसकी बहन दरवाजे से झांकती है, तू लेट हो गया, सूप तो ठंडा हो गया है। वो अंदर बुलाती है और सूप फिर से गर्म करती है। उनकी माँ टीवी बंद कर देती है और हमारे गैंगस्टर की ये रात सन्नाटे में बदल जाती है।